आइए बच्चों, अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे संज्ञा से अव्यय तक। हम लोग संज्ञा पढ़े, सर्वनाम पढ़े, विशेषण पढ़े, क्रिया पढ़े, अव्यय पढ़े। अब दिक्कत हमें यह होती है कि संज्ञा पढ़ने के बाद जब हम विशेषण पढ़ते हैं और विशेषण के भी भेद याद करते हैं तो संज्ञा के भेद विशेषण के भेद आपस में टैली करते हैं। फिर उसके बाद सर्वनाम के भेद, अव्यय के भेद, ये भेद याद करने के लिए ये मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि आपको भेद में कंफ्यूज ना हो, भेद आपका एकदम याद हो तो फिर याद हो। इससे पहले भी जो बच्चे विद्यालय में आए उनको भेद अभी भी याद है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि भेद कैसे याद रखेंगे। एक बार फिर हम संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे, संज्ञा के भेद देखेंगे और उसे याद करने के लिए एक ट्रिक, जो ट्रिक हम खुद याद करने के लिए अपनाते हैं वही ट्रिक आपको बताते हैं। आइए देखते हैं। देखिए संज्ञा से अव्यय तक। आइए संज्ञा, संज्ञा बच्चों किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी भी नाम को हम संज्ञा कह देते हैं। नाम है तो संज्ञा है। संज्ञा आई कहां से? नाम आया तो संज्ञा है। किसी भी वस्तु का नाम होगा, व्यक्ति का नाम होगा, जाति का नाम होगा ना, समूह का नाम होगा, कोई भी नाम है संज्ञा है। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो साधारण सी परिभाषा है, परिभाषा याद है सबको। अब आइए देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के कहीं 3 भेद माने जाते हैं, कहीं 5 भेद माने जाते हैं। आइए भेद देखते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। अब आइए पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा भाववाचक संज्ञा। अब ये देखिए जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति विशेष का नाम होता है, स्थान विशेष का नाम होता है, देश विशेष का नाम हो सकता है ना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक संज्ञा में जाति का नाम जाति का नाम होगा। जैसे लड़का जातिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन क्या कहते हैं वही अगर हम रमेश कह दें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। भाववाचक संज्ञा में प्रेम है, घृणा है, भाववाचक संज्ञा है। अब आइए देखिए जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद हैं। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद हैं। 2 भेद, समूहवाचक संज्ञा एवं द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए इस भेद को याद करने का एक साधारण सा सूत्र है। व्यक्ति की जाति और द्रव्य को देखकर समूह उसको भाव देता है। ये सूत्र है। व्यक्ति की जाति और द्रव्य को देखकर, यहां पर ये सूत्र याद रखेंगे तो ये आपको हमेशा क्या कहते हैं कि ये भेद भी याद रहेगा। ये इसका सूत्र है साधारण सा। व्यक्ति की जाति और द्रव्य को देखकर समूह उसको भाव देता है। आपको समझ में आ रहा है बेटा? सारे बच्चे समझ रहे हैं?
ये देखिए, व्यक्ति की जाति और द्रव्य को देखकर समूह उसको भाव देता है। व्यक्ति से व्यक्तिवाचक, जाति से जातिवाचक, द्रव्य से द्रव्यवाचक, समूह से समूहवाचक और भाव से भाववाचक। ये एक लाइन आपको याद रहता है तो पांचों भेद आपको याद रहते हैं। वैसे 3 भेद याद रखते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के ही 2 और रूप हो जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इसे आप हमेशा याद रखेंगे। भेद संबंधी प्रॉब्लम आपको, भेद संबंधी समस्या आपको कभी नहीं आएगी। अब आइए हम लोग चलते हैं सर्वनाम पर। सर्वनाम पे चलते हैं। सर्वनाम का भी इसके भी भेद हैं ना, सर्वनाम का के भी भेद हम ऐसे ही याद रख करेंगे बच्चों। सूत्र से, सूत्र आप मिस मत करिए, या तो फिर अपने लिए अपने हिसाब से कोई अच्छा सा और छोटा सूत्र आप बना सकते हैं, लेकिन याद करने का यही तरीका है, ज्यादा दिनों तक याद रहता है। अब बूढ़े हो जाओगे भूलोगे नहीं, याद रखिए। अब आइए सर्वनाम। अब देखिए सर्वनाम, अभी हम संज्ञा के बारे में पढ़े, अब सर्वनाम के बारे में पढ़ रहे हैं। जो शब्द संज्ञा के बदले संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम की जरूरत क्या थी भाई? सर्वनाम क्यों आ गया? सर्वनाम आया क्यों? सर्वनाम आया इसलिए क्योंकि अगर सर्वनाम नहीं होता तो हमारा वाक्य उतना सुंदर नहीं होता, हमारी रचना उतनी सुंदर नहीं होती, एक ही शब्द बार बार रिपीट होता है। तो शब्द की पुनरुक्ति से बचने के लिए, वही शब्द बार बार न आए, उसके लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, अपनी भाषा को और सुंदर बना लेते हैं। अब आइए देखिए सर्वनाम के भेद। यहाँ बच्चों भेद, ये सारी चीजें आपको वीडियो में अलग से दी गई थी, लेकिन संज्ञा से अव्यय तक ये भेद में कंफ्यूजन होता है बार बार, इसलिए भेद के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जा रहा है ना। तो आप आइए भेद देखिए। इसका साधारण सा सूत्र है, व्यक्ति के निश्चित अनिश्चित संबंध होते हैं। यह प्रश्न लीजिए ना। तो अब आइए यहाँ व्यक्ति, पुरुष के निश्चित अनिश्चित संबंध होते हैं। आइए पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, दिखाई दे रहा है सबको? निजवाचक सर्वनाम, अब बच्चों देखिए, हाँ ये देखिए, यहां पर देखिए, हाँ ये देखिए बच्चों, अब ये 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब इसका साधारण सा सूत्र है, पुरुष के निश्चित अनिश्चित संबंध होते हैं। देखिए आपको सूत्र याद रखना है, और अगर याद रखना चाहते हैं तो इससे भी अच्छा कोई सूत्र, इससे भी छोटा कोई सूत्र अपना डेवलप कर लेंगे। लेकिन पढ़ने का जो तरीका है बच्चों यही है कि उसे
उसे थोड़ा छोटा करके अपने संकेत के हिसाब से आप अपने पास सुरक्षित रखें ना। तो आइए देखिए पुरुष के निश्चित अनिश्चित संबंध होते हैं अपलोड नहीं हो रहा है तो हमने 2 ऑप्शन दिए हैं, या टाइप कर सकते हैं। प्रश्न टाइप निजी है। ये सेंटेंस वही होना चाहिए जो आपको याद रहे। हमारी समझ से ये सेंटेंस याद रहेगा। पुरुष से पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चय से निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चित से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध से संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्न से प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजी से निजवाचक सर्वनाम। ये आपके क्या कहते हैं कि 6 भेद आ गए इस सूत्र में। अब इसलिए क्या कहते हैं कि ये इस सूत्र को आप याद रखेंगे तो आपको ये 6 भेद आपको याद रहेंगे ना। अब आइए हम लोग इस 6 भेद सर्वनाम के बाद अब हम लोग चलते हैं किस पर, विशेषण पर। विशेषण ना, अब विशेषण का भी इसी तरह से हम आपको भेद याद करने का तरीका बताएंगे। भेद, अब बच्चों यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि ये भेदों पे इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है, भेद याद करें। जब आप भेद याद करोगे तभी आप कक्षा 10 में जा करके पद परिचय दे पाओगे, तभी आप एक एक शब्द को बता पाओगे कौन सा शब्द कहां से किस भेद से है। इसलिए भेद याद करना जरूरी है। जब भेद याद करोगे तभी आपकी व्याकरण अच्छी होगी ना। आइए अब हम चलते हैं, सर्वनाम हो गया। अब आइए चलते हैं विशेषण पे। बहुत जरूरी है बच्चों, पढ़ाई के लिए थोड़ा सा अलग से एक नया दृष्टिकोण डेवलप करें। आप सूत्र अपना भी बना सकते हैं, अपना भी अगर कई बार आप पढ़ेंगे तो आपका अपना एक अलग सूत्र डेवलप हो जाएगा ना। अगर जब तक आपका अपना सूत्र डेवलप नहीं है तब तक आप मेरा सूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि आपका अपना एक अलग सूत्र डेवलप हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा ना। अब आइए हम लोग चलते हैं विशेषण पे, देखते हैं भाई विशेषण। स्वाभाविक सी बात है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा हम सबको याद है। अब यहाँ पर उद्देश्य है विशेषण से संबंधित कुछ चीजें हैं, जैसे प्रविशेषण और विशेष, ये भी आपको बताया जा चुका है। अब यहाँ पर मेरा जो मेन उद्देश्य है आपको विशेषण के भेद याद करवाना और उसका सूत्र बताना। अब ये देखिए विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद हैं। उसका साधारण सा सूत्र है सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न। अब देखिए सर्व से क्या है, सर्व से क्या है, स से सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। अब बच्चों ये देखिए 4 भेद होते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं ना, संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब आइए देखिए सार्वनामिक विशेषण
सर्वनाम स्वाभाविक सी बात है, जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे यह वही घर है, तो अब वहां पर बस भाई साधारण सी बात है। गुणवाचक विशेषण गुण से संबंधित विशेषता बताता है। संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसका साधारण सा सूत्र है सर्व गुण संपन्न। हाँ, सर्व गुण संपन्न में सब आ गया। सर्व में आ गया सर्वनामिक, गुण में आ गया गुणवाचक, स में आ गया संख्यावाचक, प में आ गया परिमाणवाचक। सर्व गुण संपन्न में सब आ गया। सर्व में आ गया सर्वनामिक या संकेतवाचक, गुण में आ गया गुणवाचक, सब में आ गया संख्यावाचक, प में आ गया परिमाणवाचक। अब यहाँ पर देखिए ये जो सूत्र है, इस सूत्र को आप याद रखेंगे तो आपको ये अलग से याद नहीं करना पड़ेगा। 2-4 बार पढ़ेंगे तो सूत्र याद रखेंगे। जब 2-4 महीने बाद भी सूत्र याद आया तो ये वो भी भेद भी अपने आप आपके जहन में उतर आएगा। अब आइए हम चलते हैं अव्यय। अब हम चलेंगे अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय के भेद कितने होते हैं? बच्चों बहुत जरूरी है अच्छे से पढ़ाई करना, और उससे ज्यादा जरूरी है पढ़ी हुई चीजें याद रखना। और याद रखने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं ना, लेकिन रिवीजन का कोई विकल्प नहीं है। बार बार पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है। आप बार बार पढ़ेंगे, सूत्र भी अगर आप 1-2 बार देखें, खाली हम बताए आप देख लिए भूल जाएंगे, तो उसके लिए आपको बार बार सूत्र भी देखना पड़ सकता है। जहाँ भाई सूत्र में भी तो सब कुछ है, पूरी गणित हम सूत्र से लगा लेते हैं। अब आइए हम लोग चलते हैं अव्यय पे। आइए देखिए अव्यय के भेद का क्या सूत्र है और अव्यय को हम कैसे तैयार करेंगे ना। अव्यय देखिए, अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। वाक्य में जो शब्द लिंग वचन कारक काल आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हीं को अव्यय कहते हैं। यहां पर आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे ना कि अव्यय होते क्या। अविकारी शब्द कौन कौन से अविकारी शब्द हैं, कौन कौन से अविकारी शब्द हैं, कौन कौन से विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द और विकारी शब्द को आप खूब अच्छे से मतलब तैयार कर लेंगे कि अविकारी शब्द कौन है, विकारी शब्द कौन है। हम दो बना रहे हैं वो देखिए, एक तरफ हम अविकारी शब्द लिखेंगे, एक तरफ विकारी शब्द लिखेंगे ना। अब ये देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अब इधर आ जाइए अविकारी शब्दों में। सबको समझ में आ रहा है? सबको बात सब लोग समझ रहे हैं बच्चों? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। ये देखिए बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और क्या? क्रिया विशेषण में संबंध बनाकर समुच्चय को विस्मित कर दिया। इसका ये सूत्र है, इसका ये सूत्र है। अब ये देखिए, हाँ
अब ये देखिए ये जो है ये विकारी शब्द है, विकारी शब्द, ये विकारी शब्द है। संज्ञा जो है बदल सकते, संज्ञा विकारी शब्द है, सर्वनाम विकारी शब्द है, विशेषण विकारी शब्द है, और ये जो है अविकारी शब्द है। अब ये दोनों ये और ये अविकारी के भेद भी है, ये अव्यय के भेद भी हैं। अव्यय के भेद ये 4 है, अव्यय के यही 4 भेद भी हैं। हाँ, क्रिया विशेषण में संबंध बनाकर समुच्चय को विस्मृत कर दिया। अब यहां पर देखिए चारों भेद आ गए इसके। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, चारों भेद आ गए ना। तो इस तरह से बच्चों संज्ञा से अव्यय तक जो भेद हैं वो हमें याद होने चाहिए और तय होने चाहिए। तो आप यहाँ इस वीडियो को बार बार देखिएगा और कॉपी में लिख लीजिएगा, आपके पास नोट्स भी रहेगा और अपना एक अलग दृष्टिकोण भी डेवलप कर लीजिएगा। अटेंडेंस हम लेने रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।